नेक्स्ट हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस होंगी उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे पहले हम एक थ्योरम है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली इसको लिखा जाता है लेमा 1। मैं यहाँ पे इसको राइट डाउन कर रहा हूँ। देखिए, अगर हम ये कहें कि इफ़ z is the function of x and y, z is the function of x and y is the solution of the equation, is the solution of equation। तो इक्वेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ a11 zx होल स्क्वायर प्लस 2a12 zx zy प्लस a22 और z वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन हो z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, देन जैसे आपकी बुक में भी अगर आप देखें यहाँ पे ये ऑलरेडी ये मेंशन है ये थ्योरम, z इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड देन phi is a function of x and y is equal to some constant, then this differential equation जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, then this differential equation will also be equal to 0। y प्राइम का होल स्क्वायर माइनस 2a12 y प्राइम प्लस a22 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। y प्राइम का मतलब क्या है? y प्राइम का मतलब ये है कि आप बेसिकली y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, y प्राइम का मतलब ये है कि आप y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, ये जो अभी हमने इक्वेशन लिखी है इस लेमा को हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इस इक्वेशन को फोकस करेंगे और यहाँ से देखेंगे कि आपके पास जो करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस है वो कैसे लिखी जाएगी। हमें पता है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है और किस में आपको पता है y प्राइम में है, ऐसा ही है ना। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इन y प्राइम है। तो इससे हम ऐसा करते हैं कि ज़रा जो रूट फाइंड करने के लिए आप नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करते हैं उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हुए अगर उसके साथ हम इसके कोफिशिएंट को इक्वेट करें, यानी हमें पता है कि नॉर्मली हम जो है इस केस में चूँकि y प्राइम है तो हम y प्राइम को फाइंड करेंगे और वो रिलेशन हमें पता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। और यहाँ y प्राइम इसलिए लिखा है क्योंकि क्वाड्रेटिक इन y प्राइम है। यहाँ देख लेते हैं हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हैं। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई a11 है, और इसी तरह आप जो है b की वैल्यू चेक करें क्या है -2a12 है, और अगर आप c की वैल्यू देखें क्या है a22। तो हम ज़ाहिर है इसको अपने केस में मॉडिफाई करना चाहेंगे, तो अभी तो हमने ये फार्मूला यहाँ पे लिखा है, तो इस केस में आप मॉडिफाई करेंगे तो ज़ाहिर है माइनस b की जगह वैल्यूज पुट कर लेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपके पास, और 2a12 और प्लस माइनस उसके बाद आपने b का स्क्वायर लेना है तो क्या आएगा 4 और a12 का स्क्वायर, ऐसे ही है ना। उसके बाद -4 और ac, a की वैल्यू 11 आ रही है और c की वैल्यू 22 आ रही है, तो आप सिंपली a11 और a22 लिखेंगे ना, और डिवाइड में आपके पास 2 इंटू a की वैल्यू a11 आ रही है 2a11 हो जाएगा। इसको आप थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करें तो हमें नज़र आ रहा है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इसके बाद लिखा जा सकता है। तो आपके पास यहाँ पे 2a12 प्लस इसमें से 4 को कॉमन लें तो आपके पास 2 आ जाएगा ना, रूट से बाहर दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है ना, 4 का रूट 2 आएगा, तो आपके पास 2 कॉमन ले लिया आपने, और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं वो a12 का स्क्वायर माइनस a11 और आपके पास a22, और डिवाइड में जो वैल्यूज़ आ रही है वो 2a11। ओके,
अब इसमें अगर एक चीज़ आप देखें तो हमारे पास 2 कैंसिल हो रहा है ना, ये 2 और ये 2 देखें और ये डिवाइड में 2 है, ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट। तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हम लिखना चाहें तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगी y प्राइम इट विल बी इक्वल टू a12 प्लस माइनस अंडर रूट a12 का स्क्वायर माइनस a11 a22 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल हो गया है, डिवाइडेड बाय a11। तो याद रखना है कि ये हमारे पास इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये जो इक्वेशन है इसको आपने याद रखना है, ठीक है। a12 का स्क्वायर जो सर ये रूट से बाहर नहीं आएगा, कैसे आएगा? स्क्वायर रूट लगाओ ना सर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करके बाहर नहीं आएगा, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो रही है दो वैल्यूज, a12 स्क्वायर माइनस a11 a22। चलिए उसके बाद देखें ये आपके पास जो y प्राइम की वैल्यूज आई है। अब यहाँ से ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है इसमें कौन सा डिस्क्रिमिनेंट, रूट के अंदर जो वैल्यू है ना ये डिस्क्रिमिनेंट कराएगा ना, जिसको डेल्टा से डिनोट करते हैं नॉर्मली। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके बराबर है, a12 स्क्वायर माइनस a11 और a22। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ डेफिनेशन हम डिफाइन करेंगे कि आपके पास हाइपरबोला, पैराबोला और एलिप्स की फॉर्मेशन कैसे होगी, ठीक है। अगर अब ये कुछ डेफिनेशन यहाँ पे मैं राइट डाउन करूँगा। पहला पॉइंट, इफ डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, किसी भी पॉइंट पे कोई गिवन पॉइंट होगा, वो यकीनन उसकी वैल्यूज होंगी हमारे पास। गिवन पॉइंट पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है, तो इक्वेशन जो होगी, इक्वेशन 1 जो थी हमारे पास, जो मेन इक्वेशन थी, ठीक है, या दूसरी जो इक्वेशन 2 भी आप कह सकते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, देन द गिवन equation represent hyperbola, okay, हाइपरबोला, ओके। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन होगी वो क्या होगी, हाइपरबोलिक होगी। दूसरी डेफिनेशन, अगर किसी भी गिवन पॉइंट पे डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यूज है वो हमारे पास इक्वल टू 0 आ रही है, किसी गिवन पॉइंट पे अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 0 आ रही है, देन द गिवन इक्वेशन, जो भी आपके पास गिवन इक्वेशन होगी, हम इसकी अभी कुछ एग्जांपल करेंगे, ठीक है। जो गिवन इक्वेशंस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी आपके पास, पैराबोला, ओके। इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला। थर्ड केस भी देख लेते हैं। थर्ड केस में आपके पास अगर ये डिस्क्रिमिनेंट किसी भी पॉइंट पे, इफ डिस्क्रिमिनेंट एट एनी पॉइंट इज लेस देन 0, देन द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट इलिप्स, ओके। तो अब हम ऐसा करते हैं कि यकीनन कुछ क्वेश्चन करेंगे तो ही आपको बात समझ में आएगी। तो मैं ऐसा करता हूं कि कुछ एग्जांपल यहाँ डिस्कस कर लेता हूं और फिर कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों ने करने होंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि आपने क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई एंड फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। आपने जो गिवन इक्वेशन है उसको क्लासीफाई करना है और देन उसके बाद आपने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड करनी है, ओके। तो यही बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपने बेसिकली क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई एंड फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, फाइंड द
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, अगर आपके पास क्वेश्चन यूँ है कि u एक्स एक्स प्लस u एक्स वाई माइनस 2 u वाई वाई माइनस 3 u एक्स माइनस 15 u वाई प्लस 27 x इक्वल टू 0। ये आपके पास कोई गिवन इक्वेशन है। इसको हम मेन इक्वेशन जो हमारे पास वन इक्वेशन थी उसके साथ कंपेयर करेंगे और कोएफिशिएंट की वैल्यू पहले राइट डाउन करेंगे, ठीक है। यानी आपको तकरीबन याद होगी चीज़ें, तो आप बता सकते हैं यहाँ a11 की वैल्यू क्या है, बताएं। इस इक्वेशन में a11 की वैल्यू 1 होगी ना, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है ना, u एक्स से कोएफिशिएंट 1 आ रहा है ना, समझ में आ रही है बात। आप मुझे बताएं यहाँ पे u एक्स वाई के साथ कोएफिशिएंट क्या था, 2a12 था, 2a12 की वैल्यू क्या है, 1 आई ना, और a22 की वैल्यू क्या आ रही है, -2। वेरी गुड। उसके बाद b1 की वैल्यू बताएं, -3। उसके बाद आप b2 की वैल्यू बताएं, -15 आ गई, ठीक हो गया। और देन उसके बाद ये c नहीं है, बेसिकली फंक्शन है, f की वैल्यू जो इस तरफ लिख दी है, इसको अगर राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस में आएगी, तभी मैं इसको -27x लिख रहा हूँ, फंक्शन की वैल्यू, ओके। अब हम ऐसा करेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेंट है पहले उसको फाइंड करेंगे, क्योंकि वहीं से हमें पता चलेगा कि ये कौन सी कॉनिक फॉर्म है। तो डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज़ यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें पता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है डेल्टा वो किसकी इक्वल है, a12 का स्क्वायर, a12 का स्क्वायर माइनस a11 और a22। अब आप वैल्यूज पुट कर लें, a12 का स्क्वायर यानी यहाँ से a12 की वैल्यू निकाल लें, a12 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी ना, हाफ आएगी ना। तो आप a12 का स्क्वायर निकालें तो क्या आएगा, 1/4 आएगा ना, माइनस a11 के लिए 1 है और a22 की वैल्यू क्या है, -2 है ना। देखें a11 की वैल्यू ये 1 आ गई और a22 की वैल्यू -2 आ गई ना, इधर पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, +2 आएगा ना। तो सॉल्व करें तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 4 2 8 + 1 9/4 आएगा ना। तो 9/4 इज ग्रेटर देन 0, तो कौन सी फॉर्म बनेगी, नहीं, हाइपरबोलिक। तो सो द गिवन इक्वेशन इज हाइपरबोलिक, ये आपने लिख देना है। सो द गिवन इक्वेशन इज हाइपरबोलिक, ओके। पहली बात ये आ गई। अब उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। ये कैसे फाइंड करेंगे आप देखें इसको जरा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो ऊपर हमने रूट फाइंड की जो इक्वेशन लिखी थी वही लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि वाई प्राइम की सिंपलेस्ट फॉर्म जो आई थी वो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ। आपको पता है कि वो हमारे पास थी a12 ± √, और यहाँ आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ना a12 का स्क्वायर माइनस a11 और a22 डिवाइड में a11। अब आप वैल्यूज़ आपने फाइंड की हुई है, इस केस में पुट कर लें आप, a12 की, a11 की, a22 की वैल्यूज़ हमने ऊपर फाइंड की हुई हैं। ये सारी वैल्यूज़ आपको मालूम है, a11 1 है, a12 1/2 है, a22 -2 है। तो ये वैल्यूज़ पुट करके इसको सिंप्लीफाई करें। दूसरी बात, वाई प्राइम की मीनिंग हमें पता है क्या है, dy/dx, ये भी आप साथ में लिख दें। वैल्यूज़ a12 की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 ± √। इधर भी क्या आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा, माइनस इसको सॉल्व अभी आपने किया भी था बार, ये +2 हो जाएगा, ओके। और डिवाइड में क्या आएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें आप लोग, यहाँ देखें 1/2 आएगा, प्लस माइनस ये क्या आया था आपके पास, 9/4 आया था ना,
9/4 रूट आएगा, तो आप रूट इसका फाइंड कर लें। तो 1/2 प्लस माइनस 3/2। ओके, एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस का सॉल्व करेंगे। 4.2 आ जाएगा, तो दो वैल्यूज़ आएंगे, यानी मैं यहाँ पे ये लिखूँ तो dy/dx की एक वैल्यू आएगी 1/2 प्लस 3/2 एंड दूसरी वैल्यू जो है dy/dx की जो आएगी वो हमारे पास आएगी 1/2 और माइनस 3/2। तो अब आप इसको देखें, यहाँ से क्या रिजल्ट आया? हाँ, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 और यहाँ से वैल्यू आ रही है -1। अब आप इसको y की वैल्यू फाइंड कर लें। यकीनन हम इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। dy की वैल्यू आपके पास dx के उधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, इसी तरह यहाँ से dy की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस के साथ dx जाके मल्टीप्लाई होगा। आप इंटीग्रेट कर लें, इधर भी इंटीग्रल, इधर भी, यहाँ भी इंटीग्रल, यहाँ भी इंटीग्रल, इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैंसिल आउट। ओके, देन y की वैल्यू क्या आएगी? y इज इक्वल टू x और प्लस सम कांस्टेंट को मैं c1 लिख रहा हूँ। इधर जो है y इज इक्वल टू क्या रहेगा? -x और प्लस सम कांस्टेंट c2 कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अगर आप मुझे यहाँ पे देख के बताएं कि c1 अगर कांस्टेंट की वैल्यू में फाइंड करना चाहूँ तो c1 की वैल्यू क्या होगी? c1 किसका फंक्शन होगा फिर? देखिए मैं चल पहले मैं लिख लेता हूँ। ये सब इस दफ़ा लिख रहा हूँ, लेकिन आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। c1 की वैल्यू फाइंड करें तो क्या होगी? y - x होगी ना। इसलिए c2 की वैल्यू फाइंड करें क्या होगी? x + y हो जाएगी ना। ऐसा ही है। अब मुझे बताएं c1 किस किस का फंक्शन है? x और y का ना, क्योंकि देखें c1 किसकी इक्वल है? y और x आ रहा है, c2 भी x और y आ रहा है, इसका मतलब c2 भी किसका फंक्शन है? x और y का। यानी यहाँ से ये पता चला कि बेसिकली c1 जो है वो c1 इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y, और इसी तरह जो है c2 जो है वो भी c2 इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x एंड y, लेकिन दो डिफरेंट फंक्शन हैं। इधर जो है सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इधर ऐड हो रहे हैं, ये दोनों सेम फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसी के लिए हमने ऊपर अगर जाएँ, लेक्चर में वापस जा रहा हूँ ऊपर जरा इस बात को समझने के लिए। हमने जहाँ पे एक्साई और ईटा को डिफाइन किया था, अगर आपको याद हो, जहाँ पे हमने u से v में ट्रांसफॉर्मेशन की थी, ये देखें हमने कहा था एक्साई जो है वो भी फंक्शन है एक्स वाई का और ईटा भी जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। इसका मतलब है कि इसमें जो एक वैल्यू है वो एक्साई की और दूसरी वैल्यू हमारे पास किसकी है? ईटा की है। ओके, तो वापस समझाते हैं वहीं पे। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये जो हमने प्लस तक की वैल्यू फाइंड की है वो हमारे पास आ रही है एक्साई की वैल्यू, जो किसके बराबर है? y - x के। ये एक वैल्यू मिल जाएगी आपको, और इस तरह आपके पास यहाँ से जो ज़ाहिर है ये स्टेप आपने करना नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए किया है, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है आपको, ये स्टेप आपने नहीं करना, ये आपने सिर्फ समझाने के लिए किया, क्वेश्चन में नहीं करेंगे आप। ठीक है, सोल्यूशन में। तो दूसरी वैल्यू ईटा की होगी जो हमारे पास आ रही है x + y। ठीक हो गया? अच्छा, इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि एक्साई और ईटा की वैल्यू मिल चुकी है। अब आप जो है a11 स्टेरिक, a12 स्टेरिक, a22 स्टेरिक, उन सारी की सारी वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें a11 स्टेरिक, a12 स्टेरिक जितनी वैल्यूज़ हैं उनमें हमें इन्हीं की डिफ्रेंसिएशन चाहिए होती है। यानी यू कहीं एक्साई x चाहिए होता है, कहीं एक्साई xy चाहिए होता है, कहीं ईटा x y चाहिए होता है। बहरहाल अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन को यहीं पे रखते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आप उस केस में अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसको यहीं पे रखते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं, ये कहलाती हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक हो गया? अब इसके बाद एक और इसी तरह का अगर क्वेश्चन आप लोग करें तो ज़ाहिर है वो इससे थोड़ा सा चेंज होगा। एक क्वेश्चन में आप लोगों को मज़ीद करा रहा हूँ, वही आपने क्लासीफाई करना और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले आप इसको उतार लें। 1 + x² का होल स्क्वायर, 1 + x² का होल स्क्वायर इंटू uxx प्लस uyy और प्लस 2x इंटू 1 + x² इंटू ux = 0। ठीक है,
ये आपके पास वैल्यूज़ है। अब आपके पास यकीनन यहाँ पे वेरिएबल दिए हुए हैं, कोई नंबर नहीं दिए हुए, तो आप देखते हैं ज़रा। तो कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर ए से इसको कंपेयर करेंगे। यू एक्स एक्स के साथ हमें पता है किसकी वैल्यू आती है, a11 की। a11 की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, a12 की वैल्यू बताएं क्या आ रही है, बल्कि a22 आ रहा है। यू वाई वाई मीन इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है a22 होता है। a22 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये तो बेसिकली यू एक्स के साथ जो है वो b1 की वैल्यू आती है ना, लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ पे a12 नहीं है। a12 आपको पता है कि यू एक्स वाई के साथ आता है, यू एक्स वाई इस इक्वेशन में नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये होगा कि a12 क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। और वैसे डिस्क्रिमिनेंट में हमें ये इन तीन की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, यानी a11 की, a22 की और a12 की। तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी है। बाकी वैल्यूज़ अगर आप ना भी लिखें तो भी हमारा इस क्वेश्चन में हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो पहले तो हम डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके बराबर था, a12 का स्क्वायर माइनस a11 और a22। अब आप वैल्यूज पुट कर लें ज़रा। a12 स्क्वायर यानी a12 का स्क्वायर, यहाँ a12 की वैल्यू 0 आ रही है ना, 0 का स्क्वायर माइनस a11 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और a22 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो आप देखें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, लेस देन 0 आएगा, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है। ये वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि गिवन इक्वेशन क्या होगी, एलिप्स को शो कर रही होगी। ठीक है, सो द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट एलिप्स। ठीक हो गया, गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, एलिप्स को शो कर रही होगी। तो अब हम दोबारा वही उसी काम पे जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, जैसे अभी ऊपर वाले केस में किया था ना। तो फाइंड कर लें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं भाई। अब आप ज़रा देखें इसमें आपके पास वही वाई प्राइम की वैल्यू फार्मूला लिख लें आप। वाई प्राइम इज इक्वल टू a12 प्लस माइनस अंडर रूट a12 का स्क्वायर माइनस a11 और a22, और डिवाइड में क्या रहा था, a11। अब वैल्यूज़ पुट कर लें, वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं, थोड़ा ध्यान से काम करना है। a12 की वैल्यू क्या थी, 0 ना, ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ये भी 0 हो गया, और इधर क्या वैल्यू थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर 1 आएगा, 1 लिखें या ना लिखें इससे तो कभी पड़ेगा। डिवाइड में a11 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। a11 की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही थी ना a11 की, सही है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर होल स्क्वायर। हाँ, अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करें, ज़रा इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास देखें रूट के अंदर माइनस आ रहा है, तो माइनस से जब रूट के अंदर आए तो हम क्या लगाएंगे, आयोटा लगा दें। वेरी गुड, आयोटा लगा दिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो रूट स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा, ओनली एक्स, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बचेगा, और डिवाइड में क्या आ रही वैल्यू, यहाँ याद रखना प्लस माइनस का साइन है। इधर हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ रहा है। ओके, तो अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 1 ओवर, या आयोटा लिखने हैं आप, आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट आ रहा है, ऐसे ही है ना। अब आप इसको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ इंटीग्रेट करेंगे ना, क्योंकि दो वैल्यूज़ आ रही हैं, यदि सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास वाई प्राइम की वैल्यू आप लिख सकते हैं dy ओवर dx, इट विल बी इक्वल टू आयोटा ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड dy ओवर dx इट विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करके क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए भाई, यहाँ से आप जो है वो dy इट विल बी इक्वल टू आयोटा की जगह कॉमन ले लेते हैं हम, 1 ओवर कर लेते हैं, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ dx जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर भी आप इंटीग्रल अप्लाई कर लें, यहाँ भी इंटीग्रल अप्लाई कर लें। इसी तरह जो दूसरी वैल्यूज़ है
उसको भी आप लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का आप फॉर्मूला लें इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो अब आप देखें इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू आयोटा। अब आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, किसी को याद है? tan इनवर्स x। और इसी तरह जो है आपके पास यहाँ प्लस, यकीनन प्लस क्या आएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी वैल्यू है यहाँ से, वही आपके पास tan इनवर्स आएगी ना, tan इनवर्स ऑफ x आएगी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 आएगा। ठीक हो गया। आप c1 और c2 की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। तो c1 ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ से अगर c1 की वैल्यू फाइंड करें तो आप बताइए c1 की वैल्यू क्या होगी, y माइनस आयोटा tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। ओके। इसी तरह आप c2 की वैल्यू फाइंड करें तो आपके पास क्या आएगी, y प्लस आयोटा और tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। ओके। इस केस में कुछ चीज़ें आपको जरा समझनी है, याद रखना है कि जब इलिप्स का केस होगा उसका सोल्यूशन थोड़ा सा आप इस पॉइंट को समझना आप लोगों ने। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली c1 फंक्शन है किसका, x एंड y का, चूँकि यहाँ y और x दोनों आ रहे हैं ना। c2 भी फंक्शन x एंड y का, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, लेट्स सपोज फाई इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y दैट विल बी इक्वल टू y माइनस आयोटा tan, ये जस्ट नोटेशन है। ओके। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये फंक्शन है x एंड y का। इसी तरह यहाँ पे मैं जो है, चूँकि ये फंक्शन डिफरेंट है इसलिए मैं इसको साई से डिनोट कर लेता हूँ। साई इज द फंक्शन ऑफ x एंड y एंड इट विल बी इक्वल टू y प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ x। ओके। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रा नोट करें आप लोग, अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप साई का कंजुगेट लें, साई जो है उसका कंजुगेट लें तो किसके बराबर आएगा, पाई के बराबर आ जाएगा ना। सीधी सी बात है। देखो ना, आप अगर इसका कंजुगेट लो तो साइन माइनस हो जाएगा ना, तो वो किसके बराबर, पाई के बराबर हो गया। हाँ, तो इसका मतलब कि कंजुगेट जब लेंगे साई का तो वो पाई बन जाएगा। इस तरह की कंडीशन जब फुलफिल हो रही हो इलिप्स के केस में, याद रखना है। तो इसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास जो ईटा एक्साई और ईटा की वैल्यू क्या होगी। याद रखना है कि एक्साई की वैल्यू फिर हमारे पास रियल पार्ट होगा और ईटा की वैल्यू हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। ये कंडीशन चेक करने के बाद याद रखना है। तो एक्साई की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास रियल पार्ट होगा, याद रखना है, रियल पार्ट। और इस केस में अगर आप देखें तो रियल पार्ट क्या है बताइए, इस केस y, यस y। तो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। और जो ईटा है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, ईटा जो होगा वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। ओके। अब हम देखते हैं ज़रा इसमें ईटा इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, नहीं माइनस नहीं लिखे ना, माइनस तो रियल वो आ रहा था कंजुगेट के लिए था। आयोटा लिखेंगे नहीं, आयोटा क्यों लिखेंगे, आयोटा तो शो कर रहा है। सिर्फ आप लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ x, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी। याद रखना है जब भी इलिप्स का केस होगा तो आपने सबसे पहले यही चेक करना है कि एक का कंजुगेट लेंगे वो दूसरे की इक्वल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि रियल पार्ट जो है वो हमारे पास एक्साई की इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास ईटा की इक्वल होगा। ओके, ठीक है ना।